नमस्कार। स्पोर्ट्स जिंदगी के इस खास शो खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। खेल जगत की बहुत सारी खबरों पर आज भी हमारी नजर रहेगी और उन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। बीसीसीआई ने एक फरमान जारी करके कहा है कि यदि आपकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है या अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप राज्यों के कोच या कोचिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं रह सकते, ऑफिशियल नहीं बन सकते। दूसरा सख्त निर्देश बीसीसीआई ने जारी करके ये कहा है कि अंडर 19 लेवल तक अगर आपने अपनी एज छुपाई है या गलत बताई है तो आप पर 2 साल का प्रतिबंध लगेगा। और तीसरी बड़ी खबर फुटबॉल से है। भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू चाहते हैं कि भारत फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। इसके लिए वो 5 टैलेंट हंट समितियां बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्रिकेट की खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, पूर्व चयनकर्ता और मेरे साथी कमेंटेटर रह चुके अशोक मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पाजी नमस्कार। नमस्कार अशोक पाजी, सबसे पहली खबर जो बीसीसीआई ने दी है, पूरा 100 पन्नों का एक उन्होंने डॉकेट जारी किया है जो कि पीटीआई समाचार एजेंसी के हवाले से हमें खबर मिली है। उन्होंने ये कहा है, पीटीआई के हवाले से बीसीसीआई ने ये कहा है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप कोच नहीं रहेंगे, कोचिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं रहेंगे। यानी कि जिस राज्य में आप अभी मौजूद हैं, बंगाल, उसके कोच अरुण लाल साहब अब अपने उनको पद छोड़ना पड़ेगा और डेव वाटमूर को बड़ौदा के कोच का पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मेरे लिए ऐसा लगता है कि काफी हैरानी वाली बात है। मैं जानता हूं कि जो कोचिंग है वो वाइन की तरह, क्योंकि आप जैसे जैसे उम्र में बड़े होते जाते हैं शायद बुद्धि ज्यादा काम करती है, क्योंकि जब आप जवान होते हैं तो दिमाग छोड़ के बाकी सब इंद्रियां काम करती है, और जैसे आप उम्र बढ़ती है तब बाकी इंद्रियां छोड़ के दिमाग काम करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कोचिंग आप 60 से 65 के बीच में अगर सीमित करें तो शायद बेहतर होगा। और अरुण लाल ने, हम सब जानते हैं कि पिछली बार कितना बेहतर काम किया था बंगाल को, कितने सालों के बाद आप फाइनल में पहुंचे थे। अगर आप इस तरह कोच को बाहर कर देंगे, और वेटमर लगातार पूरी दुनिया में कोचिंग करते चले जा रहे हैं, और वो अकेले कोच ऐसे नहीं, और भी ऐसे कोचेस हैं जो 60 से ज्यादा वाले होंगे। तो मैं नहीं जानता हूं कि क्या ये सही निर्णय है। हालांकि हो सकता है कि आप युवाओं को मौका देना चाहते हैं, युवाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके चलते हो सकता है सही दिशा में सही कदम। वो कहते हैं ना शोकी भाजी कि ना उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन। हालांकि दो चीजें रिलेटेड नहीं है, लेकिन राजनीति में अगर देखें तो वहां 60 साल के लोगों को युवा नेता कहा जाता है और यहाँ 60 साल के कोच अब अनुभवी कोच बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, बीसीसीआई ने सौरव गांगुली साहब ने और राहुल द्रविड़ ने, साथ में जय शाह ने भी काफी कड़ा निर्देश दिया है कि अगर आप बीसीसीआई से अनुबंधित हैं, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 लेवल पर खेलते हुए अगर आपने उम्र गलत बताई है और पकड़े गए तो 2 साल का बैन लगेगा। और यदि आपने खुद डिस्क्लोज कर दिया कि हाँ मैंने छुपाया था, मैं गलती मान रहा हूं, तो आपको माफी मिल जाएगी। देखिए, ये बड़ा हैरानी वाली बात। हम सब जानते हैं कि जो एज ग्रुप उसमें लगातार जो उम्र में जो फजिंग होती रहती है, उम्र में घोटाले चलते ही रहते हैं, और हर स्टेट में। ऐसा नहीं कि मैं इक्का दुक्का स्टेट की बात करूंगा, और सब जानते हैं ये हो रहे हैं। क्योंकि अब आपने मेडिकल कराने की कोशिश की थी, कान के पीछे से कुछ रक्त निकालने की कोशिश की, तरह तरह के तरीके अपनाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। पर ये कहना कि आपने एक बार तो आप खेल गए, आप अंडर 19 खेल गए, उसके बाद आपने बोला कि हाँ जी मैंने गलती की, आपको 2 साल का बैन नहीं, माफी मिल गई, तो आप मसला क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि जो अंडर 16 में गलती करता है उसको फिर आगे खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, एज ग्रुप में खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि एज ग्रुप में ऐसा है कि जो 14 साल में अगर 16-17 साल का लड़का खेलता है वो अपने शरीर के जोर से जितवा देता है मैच, और 16 साल में अगर 19-20-21 साल का लड़का खेलता है तो वो अपने दम पे जितवा देता है। तो कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड लड़का वो पिछड़ जाता है, निराश हो जाता है, और जो ये ज्यादा उम्र वाला खिलाड़ी है जो अपनी उम्र में आता है तब उसकी गहराई समझ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें अभी फिर भी सोचने की जरूरत है कि अगर आप गलती करते हैं तो उसका खामियाजा आपको एज ग्रुप से बिल्कुल बाहर करके देना चाहिए। जी जी, ये भी प्रावधान है कि अगर आप पकड़े गए तो 2 साल के लिए बैन लगेगा और वापस उस एज ग्रुप में आप नहीं आ पाएंगे। उसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि अभी बीसीसीआई की जो आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी भी बैठक हुई है। उम्मीद है कि भारत की सरकार से मंजूरी मिल जाएगी यूएई में आईपीएल करवाने को लेकर। और बीसीसीआई ने यह भी कहा है
कि 10 से 15 नहीं बल्कि 20 अगस्त तक आप वहां पहुंचिए, यानी कि 5 दिन और डिले कहा है बीसीसीआई ने टीम्स को यूएई पहुंचने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यानी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी तरह से परमिशन मिल जाए। बिल्कुल उसी का इंतजार है, क्योंकि जब तक बिल्कुल छाप ना लग जाए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की छाप ना लग जाए, तब तक आप निर्णय ले सकते। आपने सभी कुछ सेट कर लिया है कि किस होटल में ठहरना है, कब जाना है, किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी है, सब कुछ है। लेकिन जो असली है परमिशन, इजाजत, वो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से आई नहीं। तो जब तक वो आती नहीं है तब तक आप आईपीएल खेल नहीं सकते। तो निश्चित रूप से उसके चक्कर में आपने शायद इसको डिले किया। चलिए, थैंक यू सो मच शोभा जी इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। क्रिकेट के बाद अब रुख करते हैं फुटबॉल का। भारत के खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वो भारत को फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हैं, यानी फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अब अग्रेसिव प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जो पुराने ढर्रे थे उनको बदलना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब 5 टैलेंट स्काउटिंग समितियां बनाई जाएंगी, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन 5 हिस्सों में 12-13 साल से जो छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं उनके लिए स्काउटिंग करेंगी, ताकि भारत को दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल में भी एक बड़ी शक्ति बनाया जा सके। और फुटबॉल जैसे खेल पर अपनी पैनी नजर रखते हैं हमारे साथी रविकांत सिंह। स्वागत है रवि सर आपका। थैंक यू। थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे कि खेल मंत्री भारत को ओलंपिक में टॉप 10 में देखना चाहते हैं ये, और अब उन्होंने कहा है कि वो भारत को फीफा वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो ये भी काफी एम्बिशियस और काफी सकारात्मक प्लान आपको लगता है सर? बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, और ये कोई कहने की बात नहीं कि यहाँ पे सीरियसनेस ज्यादा दिख रही है। उसका मेन कारण ये है कि जिस तरह से जोन्स बांटे गए हैं, पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट एक अलग जोन रखा गया है, और नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट की बहुत भरमार है हर खेल में। इसी कारण से जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है वो सबसे मुख्य रहेगा, क्योंकि वहां से जो युवा खिलाड़ी निकल कर आएंगे, हमने देखा हॉकी में निकल कर आ रहे थे, फुटबॉल में भी निकल कर आए हैं कई खिलाड़ी, लेकिन एक सस्टेन्ड सप्लाई चेन नहीं बन पा रहा है। और यही कारण है कि ये टैलेंट स्कीम, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट जोन बिल्कुल अलग रखा गया है, ट्रैवल की मुश्किलें होती है नॉर्थ ईस्ट जोन में, लेकिन वहां के जब आप परिस्थितियों से परिचित हो जाएंगे तो फिर आपके लिए टैलेंट ढूंढ निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है। और ये दूसरी बार है कि इस तरह का एक टैलेंट स्कीम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया है। इससे पहले स्पेशल एरिया गेम्स लॉन्च किया गया था 90 के दशक में शुरू में, और उसका नतीजा था कि आपके पास लिम्बाराम जैसे तीरंदाज निकले। और आर्चरी एक ऐसा खेल जिसे कि हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे भारत में, वो अब एक मिडिल प्रोस्पेक्ट के रूप में उभर कर आ गया है। तो उसी तरह फुटबॉल के ऊपर, जहाँ की लोकप्रियता की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां पे भी अब बहुत जरूरी है कि युवा प्रतिभा को ढूंढ निकाला जाए। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही साहसी कदम है खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और खेल मंत्री साहब ने यह भी कहा रवि सर कि इसकी जो फंडिंग है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया के तहत देगा, और खेलो इंडिया से तो हम दोनों लगातार जुड़े हुए हैं, उसकी सफलता भी हमने देखी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि खेलो इंडिया के तहत ही अगर इस स्काउटिंग, टैलेंट स्काउटिंग को अंजाम दिया जाएगा तो इसमें सफलता के गुंजाइश भी काफी ज्यादा बन जाती है। जी हाँ, एज ग्रुप कंपटीशन में चूंकि वो काफी यूज्ड टू हो गए हैं, 3 खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, जिसमें कि बहुत कड़ाई से एज ग्रुप का ध्यान रखा जाता है। तो जब आप 10-12 साल के बच्चों को ढूंढ रहे हैं तो वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उनकी एज की वेरिफिकेशन बहुत मजबूती से करें। बहुत ही स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि सबको पता है कि एज की मुश्किलें भारत में ही नहीं दुनिया भर में है, और इसकी कारण से आपको बहुत ज्यादा इस पे सीरियसनेस लाने की जरूरत है। और जब आप ध्यान दे रहे हैं, आपको तीनों जो ट्रेडिशनल सेंटर्स हैं, कोलकाता, केरला और गोवा, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। और यही कर रही है खेल मंत्रालय कि अब आप नए इलाकों में जाएंगे, आपको जम्मू कश्मीर में जाना पड़ेगा, लद्दाख में जाना पड़ेगा जो कि उत्तर क्षेत्र के अंदर आएगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में जो 9 राज्य हैं उनमें काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आपको जो लोकल लेवल टूर्नामेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा, जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं उनके ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। और यही कारण है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को उन्होंने साथ में जोड़कर ये जो टैलेंट स्काउटिंग स्कीम को इंप्लीमेंट करने की बात की है,
खेलो इंडिया गेम्स में हर फेडरेशन इन्वॉल्व रहता है, जैसा हमने देखा है, और यहाँ भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अलग ना करके उन्हें बिल्कुल साथ लेकर चलने की बात की है। जी जी जी, थैंक यू सो मच रवि सर। उम्मीद करते हैं कि खेलो इंडिया की तरह ये टैलेंट स्काउटिंग स्कीम फुटबॉल में भी भारत को आगे लेकर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खेलों में खास में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बैडमिंटन की दुनिया में। थॉमस कप और उबर कप, जो कि क्रमशः पुरुषों और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये पोस्टपोन होकर 3 से 11 अक्टूबर तक खेले जाने हैं। और इन दोनों प्रतियोगिताओं में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीमों को अपेक्षाकृत आसान ड्रॉ मिला है। थॉमस कप में जो पुरुषों का टूर्नामेंट है, उसमें भारत की टीम ग्रुप सी में होगी, जिसमें डेनमार्क है जो मेजबान है, जर्मनी है और अल्जीरिया है। जबकि उबर कप में भारत की महिला टीम ग्रुप डी में है, जहां चाइना एक मजबूत टीम है, लेकिन साथ में फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है। और भारत की दोनों टीमों को, पुरुष और महिला टीमों को, अपनी अपनी कैटेगरी में पांचवी वरीयता यानी कि 5th सीडिंग भी मिली हुई है। थॉमस कप में 13 बार की चैंपियन इंडोनेशिया भी भाग ले रही है और उबर कप जीतने की प्रबल दावेदार है जापान, जो कि 6 बार की चैंपियन रह चुकी है और दोनों को टॉप सीड मिला है। और ये टूर्नामेंट 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क में खेला जाएगा। अंत में बात करते हैं फुटबॉल की। अभी कुछ ही दिन पहले एफए कप का फाइनल खेला गया था, जिसमें गनर्स यानी आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर एफए कप जीता था। अब जो प्रीमियर लीग का अगला सीजन है, वो तय कैलेंडर के हिसाब से 12 सितंबर से शुरू होना है। और चेल्सी के मैनेजर और उनके पूर्व कमाल के मिडफील्डर फ्रैंक लैम्पार्ड साहब का कहना है कि 12 सितंबर की तारीख ठीक नहीं है, क्योंकि याद रखिए अभी चैंपियंस लीग के बचे हुए मुकाबले होने हैं और चेल्सी को बायर्न म्यूनिख से भिड़ना है राउंड ऑफ 16 में, जहां वो ऑलरेडी 3-0 से पीछे चल रहे हैं। अगर मान लीजिए चेल्सी राउंड ऑफ 16 से ही बाहर हो जाते हैं, यानी अगला मुकाबला भी हार जाते हैं, तो भी प्रीमियर लीग के अगले सीजन से पहले उनको सिर्फ 35 दिन का टाइम मिलेगा, जो कि आराम और ट्रेनिंग के लिए लैम्पार्ड के अनुसार काफी कम समय है। फर्ज कीजिए अगर चेल्सी चैंपियंस लीग में आगे बढ़ते गए तो प्रीमियर लीग के लिए उनको उतनी ही छोटी विंडो मिलेगी। और हमें यह भी याद रखना होगा कि एफए कप फाइनल से पहले और फाइनल के दौरान चेल्सी अपने 3 प्रमुख खिलाड़ियों को इंजरी की वजह से खो चुकी है, इसलिए फ्रैंक लैम्पार्ड थोड़ी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, स्पोर्ट्स जिंदगी पर लगातार बने रहिएगा, खेलों में खास रोज सुनिएगा। उसके साथ साथ हमारा एक और सेक्शन है चैट्स चैट, जिसमें अलग अलग खिलाड़ियों के, अलग अलग खेलों के दिग्गज खिलाड़ियों से हम आपको मिलवाते हैं। हमारी साथी रीना डिसूजा अब बात कर रही हैं अश्विनी पोनप्पा से, जो कि भारत की स्टार शटलर हैं, और आने वाले कुछ दिनों में भारत के बड़े बड़े दिग्गज कबड्डी खिलाड़ियों से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। खेलों में खास में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।